मैं अरुण जोशी, सहायक संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ आपको दिव्यांगजन आरक्षण जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। शासकीय सेवा में दिव्यांगजनों को आरक्षण। इस कोर्स में हम सीखेंगे आरक्षण की मूल अवधारणा एवं दिव्यांगजन की परिभाषा, दिव्यांगता की श्रेणियां एवं अधिनियम का प्रावधान, मध्य प्रदेश शासन के विशेष प्रावधान, चयन प्रक्रिया, प्रमाणन और सहूलियतें, निष्कर्ष। इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आरक्षण से आशय क्या होता है। सिंपल में तो आरक्षण का मतलब है किसी खास समूह वंचित वर्गों को वरीयता देना। इसके बाद जो है आरक्षण के प्रकार, वर्टिकल आरक्षण होता है जो जाति विशेष SC, ST, OBC इनके लिए होता है और वो वर्टिकल आरक्षण की श्रेणी में आता है। दूसरे तरह का आरक्षण होता है हॉरिजॉन्टल, जिसमें महिलाएं, दिव्यांगजन ये सब हॉरिजॉन्टल आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। यह सभी जाति के व्यक्तियों को दिया जाता है, इसमें जाति विशेष का कोई आरक्षण नहीं होता। अब हमारा मूल मुद्दा जो है वो है दिव्यांगजन आरक्षण। तो दिव्यांगजन से आशय है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अनुसार पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40% के रूप में परिभाषित है। शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के लिए 6% आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्रधारी बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति को दिया जाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो भारत सरकार का है, उसमें दिव्यांगता 21 प्रकार की परिभाषित की गई है। इसमें आपको मैं 1 से लेकर 21 तक सारे बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी दिव्यांगता अधिनियम में कवर है। इसमें दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, कम ऊंचा सुनना, प्रमस्तिष्कघात, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, मांसपेशी दुर्विकार, स्वप्नलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, बहुरुग्णता, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजी कंडीशंस, बहुस्केलेसिस, बोलने की भाषा की दिव्यांगता, थैलेसेमिया, हेमोफोलिया, सिक्कल कोशिका रोग और पार्किंसंस। तो ये 21 तरह की दिव्यांगता हैं जो दिव्यांग अधिनियम में परिभाषित हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो अभी मैंने आपको दिव्यांगता बताई हैं, उसमें से 15 से 21 क्रमांक तक जो दिव्यांगता है वो दिव्यांगता के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण नहीं है। 1 से लेकर 14 तक की जो दिव्यांगता है वो शासकीय सेवा के लिए आरक्षण के लिए प्रावधानित है। अब तक हमने जाना कि आरक्षण एक नीति है जो वंचित वर्गों को वरीयता देती है। यह वर्टिकल जैसे SC, ST, OBC और हॉरिजॉन्टल जैसे महिलाएं, दिव्यांगजन 2 रूपों में होता है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगजन माना जाता है, जिन्हें 6% आरक्षण का हक है। हालांकि 15 से 21 तक की दिव्यांगताएं शासकीय सेवा में आरक्षित नहीं हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण निम्नानुसार दिया गया है। मतलब 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। वो 4 कैटेगरी कौन सी हैं? दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, इनके लिए 1% है। बहरे और कम सुनने वाले, इनके लिए 1% है। लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बहनापन, सिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनके लिए 1% है। ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता 1% है। इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए 1%, बहरे और कम सुनने वालों के लिए 1%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 1%। इसके बाद चौथी जो कैटेगरी है ऑटिज्म,
बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता, इसके लिए 1%। तो इस तरह से 4% का आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में प्रावधानित है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्योंकि मध्य प्रदेश शुरू से ही दिव्यांगों को 4 की जगह 6% आरक्षण दे रहा है। जब भारत सरकार में 3% था तब भी हम 6 दे रहे थे, और भारत सरकार में 4 हुआ है तब भी हम 6 दे रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 3/7/18 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा 6% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है। ये भी अवगत करना चाहूँगा कि पहले जो है प्रथम श्रेणी मतलब क्लास 1 में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं था, जो अब उसका भी प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जा चुका है। अब हम कैसा आरक्षण दे रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, इनको हम 1.5% आरक्षण दे रहे हैं, 1.5। बहरे और कम सुनने वाले, इनको भी हम 1.5% दे रहे हैं, 1.5। फिर तीसरी श्रेणी जो आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ मुक्त बोनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनको भी हम दे रहे हैं 1.5%। चौथी कैटेगरी ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता, इसको भी हम दे रहे हैं आरक्षण 1.5%। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार द्वारा 6% का जो आरक्षण दिया गया है, कैटेगरी वही हैं चारों जो भारत सरकार की हैं चारों, वही सेम कैटेगरी हैं, लेकिन अंतर केवल ये है कि भारत सरकार 1% दे रहा है और हम इसमें 2% का 1.5% का आरक्षण दे रहे हैं, 1.5 का। तो हमारा आरक्षण थोड़ा सा 2% भारत सरकार से ज़्यादा है। अब तक हमने देखा कि अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण मिलता है, जो विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 6% किया है, जो हॉरिजेंटल आरक्षण के रूप में सभी श्रेणियों पर लागू होता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इसके बाद मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के पदों के चिन्हांकन, मतलब कौन से पद दिव्यांगों के लिए सूटेबल रहेंगे, किस दिव्यांगता के लिए सूटेबल रहते हैं, इसको स्पेसिफाई करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई है। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अध्यक्ष, जैसे मैंने आपको बताया, प्रमुख सचिव वित्त विभाग इसके सदस्य हैं, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग इसके सदस्य हैं, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसके सदस्य हैं, और आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसके सदस्य सचिव हैं। इसमें एक मेंबर जो है वो प्रमुख सचिव, जो संबंधित विभाग जो पदों का चिन्हांकन कराता है, वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं विभाग का प्रतिनिधित्व करने। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 29/7/81 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि दिव्यांगजनों के पदों के चिन्हांकन एवं पद पूर्ति हेतु प्रत्येक विभाग में उप सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी को मनोनीत किया जाए। तो ये हमारे पद चिन्हांकन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। और प्रदेश में दिव्यांगजनों के पदों के चिन्हांकन एवं उनसे सुसंगत परिवादों के निराकरण हेतु भी समिति गठित है। मतलब अदर देन पद चिन्हांकन भी उनसे कोई ग्रीवेंसेस है दिव्यांगों के, तो वो समिति उस पर भी विचार करती है। इसके बाद मैं आपको आरक्षण के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक जानकारी देना चाहूँगा कि दिव्यांगजन आरक्षण में कैसे कैसे प्रावधान हैं, मतलब आरक्षण की प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से आरक्षण चलता है। तो यदि किसी भी विभाग ने भर्ती निकाली तो प्रथम भर्ती वर्ष में विशिष्ट दिव्यांगता श्रेणी के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण से जो पद रिक्त रह जाते हैं, उन्हें आगामी भर्ती वर्ष के लिए अग्रणित मतलब कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इससे आशय क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी विभाग ने एक दृष्टिबाधित के लिए सहायक वर्ग 3 का पद निकाला, अब वो पद पे एलिजिबल उम्मीदवार उस विभाग को नहीं मिलता, तो क्या होगा
ये जो पद है वो अगले साल के लिए, अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब वो सहायक वर्ग 3 का एक पद दृष्टिबाधित के लिए अगले साल एज इट इज फिर से विज्ञापित होगा। लेकिन अगले भर्ती वर्ष में भी विशिष्ट दिव्यांगता का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले अन्य तीनों प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी में परस्पर अदला बदली कर अग्रणित पदों की पूर्ति की जा सकती है। मतलब सेकंड बार में भी यदि आपको वो दृष्टिबाधित सहायक वर्ग 3 पे उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो जो 3 श्रेणी दिव्यांगताओं की मैंने अभी आपको पहले बताई है, उसमें परस्पर अदला बदली करके आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मतलब दृष्टि वाले को श्रवण पे भी ले जा सकते हैं, अस्थि पे भी, और चौथी कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं। तो आप अदला बदली करके आप उसको पद पूर्ति कर सकते हैं, तब हमें दृष्टि बाधित से ही पद पूर्ति की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद यदि इसके बाद भी तीनों श्रेणियों का उम्मीदवार नहीं मिलता है, अदला बदली के बाद भी हमको लगता है कि चारों तरह की विकलांगता में हमारे पास ये व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, एलिजिबल व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम अदर देन विकलांग से उस पद की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब अदर देन विकलांग मतलब नॉर्मल जो अपन भर्ती करते हैं उस हिसाब से आप भर्ती की कार्रवाई कर सकते हैं। आरक्षण के संबंध में एक और चीज़ आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रदेश में दिव्यांगों के जो भी पद विज्ञापित होते हैं वो वर्गवार न होकर दिव्यांगतावार होंगे। इससे आशय क्या है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इस प्रकार का हम विज्ञापन नहीं करते दिव्यांग के मामले में। दिव्यांग मतलब दिव्यांग, वो किसी भी श्रेणी का हो सकता है। तो वो यदि दृष्टि का होगा तो दृष्टि के लिए विज्ञापित होगा, श्रवण का होगा तो श्रवण के लिए होगा। जिस कैटेगरी का वो दिव्यांगता का आपका पद चिन्हांकित है, उस श्रेणी का वो विज्ञापन आपको जारी करना है। इसमें जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उस वर्ग के लिए मिल जाता है, दृष्टिबाधित पद के लिए मान लीजिए, तो जब आप रोस्टर में उसकी एंट्री करेंगे तो उसको आप अनुसूचित जाति के अगेंस्ट दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो उस वर्ग के लिए चयनित हुआ है। इसके बाद एक प्रावधान और है कि दिव्यांगजन की नियुक्ति जब होती है तो नियुक्ति के पश्चात और उसके कार्यभार ग्रहण करने के पहले जिला मेडिकल बोर्ड से निशक्तता प्रमाण पत्र का हम फिर से परीक्षण कराते हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर लें कि जो दिव्यांग चयनित हुआ है वो वास्तव में पात्रता रखता है और ओरिजिनल दिव्यांग है। तो इसका रीवेरिफिकेशन का एक प्रावधान रखा गया है। और दूसरा, जो आपके मूक बधिर श्रेणी के लोग हैं उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रावधान है। उसमें मेडिकल भर्ती के पूर्व ही आपको बैरा टेस्ट कराना है मेडिकल बोर्ड से। मतलब दूसरी नियुक्तियों में तो क्या है कि आप नियुक्ति आदेश कर दें और कार्यभार ग्रहण करने के पहले कराएं, लेकिन इसमें आपको नियुक्ति के पहले ही बैरा टेस्ट कराना है ताकि उसकी मूक बधिरता का परीक्षण हो जाए। हमने देखा कि दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान करने हेतु समिति बनाई गई है और हर विभाग में एक नोडल अधिकारी होता है। पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को अगले भर्ती के लिए सुरक्षित रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर श्रेणियों में अदला बदली भी की जाती है। भर्ती से पहले मेडिकल प्रमाण पत्र और मूक बधिर अभ्यर्थियों के लिए बैरा टेस्ट जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इसके बाद दिव्यांगजन आरक्षण में कुछ प्रावधान हैं, उनसे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं। इस पर जो भी खर्चा होता है उसको आकस्मिक व्यय माना जाता है। जहाँ तक संभव हो यात्रा भत्ता की रकम परीक्षा या साक्षात्कार मतलब होने के बाद ही भुगतान कर दिया जाए। ऐसे भी प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए हैं। फिर मैं अवगत कराना चाहूँगा आपको कि दिव्यांगता के लिए आज 2021 से एक नई प्रक्रिया चालू हो गई है, यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। तो ये आईडी कार्ड जो हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। वाइट जो कार्ड है वो 0 से 39% जिनकी दिव्यांगता है उनके लिए जारी होता है। मतलब 40% से कम जिनकी विकलांगता होगी उनको जो मेडिकल बोर्ड कार्ड जारी करेगा वो वाइट कार्ड जारी करेगा।
इसके बाद में 40 से 80% जिनकी दिव्यांगता होती है उनको येलो कार्ड जारी होता है, और 80 और 80 से ऊपर जिनकी दिव्यांगता होगी उनको ब्लू कार्ड जारी होता है। मतलब उस कार्ड को आप देख के ये पहचान सकते हैं यदि सफ़ेद कार्ड है तो ये व्यक्ति जो है ये 40 के अंदर की विकलांगता रखता है, येलो कार्ड है तो मतलब ये 40 से 80 की श्रेणी में आएगा, और यदि ब्लू कार्ड है तो मतलब ये 80 और 80 से ऊपर की दिव्यांगता रखता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/6/21 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र नवीन एवं नवीनीकरण केवल UDID पोर्टल के माध्यम से ही नियमानुसार जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद मैनुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा। मतलब ये जो भारत सरकार ने जब निर्देश निकाले हैं इसके बाद से यदि कोई मैनुअल प्रमाण पत्र बनवाता है या बनाता है वो मान्य नहीं होगा। हमने देखा कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होने पर यात्रा भत्ता देने का प्रावधान है और इसका खर्च आकस्मिक व्यय में जोड़ा जाता है। वहीं दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब सिर्फ UDID कार्ड के माध्यम से ही मान्य होगा। यह कार्ड 3 श्रेणियों में जारी होता है, 0 से 39%, 40 से 80% और 80% से अधिक। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तो शासकीय सेवा में दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में मेरे द्वारा आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। सारे शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम, इवन संविदा के जो पद हैं उन पे भी वर्तमान में दिव्यांग आरक्षण लागू है। तो दिव्यांगों का आरक्षण लागू करते समय, दिव्यांगों की नियुक्ति करते समय हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से यदि देखेंगे तो हमसे कोई चूक नहीं होगी, और हम दिव्यांगों के लिए जो प्रावधान है उसका भरपूर लाभ उनको दिलाने के लिए सक्षम होंगे। तो मेरा अनुरोध सबसे यही है कि इसमें आप बारीकी से मेरे द्वारा जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई है उसका परीक्षण कर लें, अवलोकन कर लें, और उसके हिसाब से दिव्यांगों के आरक्षण और पद पूर्ति के संबंध में समय समय पर जहाँ जिस विभाग को जैसी आवश्यकता है वो अपनी कार्रवाई करें। इसके अलावा कुछ आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसी आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण से रिलेटेड हैं वो, उन प्रश्नों को आप हल करिए। प्रश्नों को हल करने की स्थिति में और आपको IGOT से एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा और आप उत्तीर्ण होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग जो है इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। अंत में धन्यवाद के साथ नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रशिक्षण के माध्यम से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें समझ चुके होंगे। शासकीय सेवाओं में दिव्यांगजन आरक्षण की पृष्ठभूमि और उद्देश्य क्या हैं? वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण की अवधारणा तथा इनका प्रशासनिक क्रियान्वयन कैसे होता है? दिव्यांगता की 21 श्रेणियां और उनमें से बेंचमार्क दिव्यांगता की पात्रता के मानक क्या हैं? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले कानूनी अधिकार और आरक्षण संबंधी प्रावधान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू विशेष व्यवस्थाएं जैसे 6% हॉरिजेंटल आरक्षण, पद चिन्हांकन और विभागीय जिम्मेदारियां, UDID कार्ड, प्रमाणन प्रक्रिया तथा दिव्यांगजनों को चयन के दौरान मिलने वाली सुविधाएं। अब आप इस विषय की कानूनी समझ और जमीनी क्रियान्वयन दोनों से परिचित हैं। आइए अगले चरण में बढ़ते हैं, मूल्यांकन की ओर।